हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, इस क्लास की सीरीज़ में हम लोग एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख लें। तो कल की क्लास में हम लोग 924 नंबर क्वेश्चन तक प्रैक्टिस किए थे, साथ में ऑप्शन वाइज समझते हैं। तो आज की क्लास जो है सो क्वेश्चन नंबर 925 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सी होती है। यानी कि एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जाती है सो वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ जो होती है सो कौन सी होती है। तो वो जो होती है सो डीएनए होती है। यानी कि डीएनए के कारण ही माता पिता की जो होती है अपना बच्चा का शकल वगैरह जो मिलता है सो माता पिता के समान मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन को देखने से पहले समझते हैं डीएनए के बारे में और डीएनए से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डीएनए से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होती है सो डीएनए का फुल फॉर्म होती है। या किस प्रकार जो होती है, तो डीएनए जो है सो एक प्रकार के अणुओं का समूह है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवांशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेवार होता है। तो डीएनए की खोज किसने किया था। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए की खोज जो उसे किसने किया था। तो इसकी खोज करने के लिए दो वैज्ञानिक जो से प्रयास किया था खोज करने के लिए। तो वैज्ञानिक का नाम क्या क्या है, तो जेम्स वाटसन है, इसने क्या किया था, डीएनए की खोज किया था। और किसने किया था, तो फ्रांसिस क्रिक ने किया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यही है कि उसमें से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1953 में की थी जो डीएनए का खोज किया था सो कौन कौन किया था। जेम्स वाटसन ने किया था और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। कब किया था, 1953 में खोज किया था। इस खोज के लिए उन्हें 1962 में ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे टीटी के बीच के जो संकरण जो होती है परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न F1 की संतति जो होती है सभी पौधे के लंबे होने का क्या कारण है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक लंबे पौधे जो से टीटी से डिनोट करते हैं प्रदर्शित करते हैं और बोना पौधा को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लंबे पौधे और छोटे पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप यानी कि संक्रमण करने के बाद उत्पन्न जो होती है F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने की क्या कारण बनती है। तो F1 के संतति जो होती है F1 और F2 होती है, लेकिन F1 जो होती है इसे लंबे संतति होने का क्या कारण बनती है। जब दोनों कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी यानी कि लंबे पौधे और बोने पौधे के बीच जब संकरण कराया जाता है तो वो लंबे यानी कि परिणाम स्वरूप उसका क्या होती है, सभी लंबे हो जाती है यानी कि बोना नहीं रहता है। तो लंबे होने की कारण जो से क्या क्या बनती है, तो उसका लंबे होने की कारण जो बनती है वो बनती है क्योंकि जो पौधे की लंबाई जो होती है सो केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है। पौधे की लंबाई जो होती है सो कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित करती है। इसलिए पौधे की लंबे होने के क्या कारण है, तो यही कारण है पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा ही नियंत्रित होती है जब दोनों के बीच संकरण कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, एक लंबे पौधे जो होती है टीटी और छोटे पौधे जो होती है स्मॉल टीटी के बीच जब संकरण कराते हैं तो F1 के संतति जितना भी होती है सभी लंबे होने के कारण होती है क्योंकि पौधे की लंबाई जो होती है सो केवल किसके द्वारा नियंत्रित करती है, तो कैपिटल टी
आनिकी के द्वारा नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे होगा सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश में लिंग गुणसूत्र का एक पूर्ण युग मौजूद होती है। तो लिंग जो डैश में होती है यानी कि लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम का एक पूर्ण उगम जो होती है यानी कि एक जोड़ा जो होती है मौजूद होती है, वो किस में होती है। तो वो हम लोग पे देखते हैं कि मानवों में जो होती है सो गुणसूत्र का संख्या जो क्या होती है, एक जोड़ा XX होती है, लेकिन पुरुष में क्या होती है और XY पुरुष गुणसूत्र जो होती है सो XY पाई जाती है, ये होती है मेल का। और पूछेगा फीमेल का गुणसूत्र जो होती है सो फीमेल का गुणसूत्र जो होती है से X और X यानी दोनों X होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे से ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल सही है। 1928 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 1928 नंबर का क्वेश्चन समझने से पहले सबसे पहले उसका ऑप्शन को देख लेते हैं कि सब मानव का गुणसूत्र जो होती है मेल का जो होती है और फीमेल का। तो मेल का क्या क्या होती है, मेल का जो गुणसूत्र होती है सो X और Y होती है, फीमेल का गुणसूत्र होती है सो दोनों XX होती है। इसलिए बोल रहा है कि एक पूर्ण उगम यानी कि एक जोड़ा होती है तो XX होती है। अगला क्वेश्चन इसका समझते हैं कि मानव के सभी गुणसूत्र जो होती है पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होती है, युग्म जो होती है नहीं होती है। मानव में अधिकतर गुणसूत्र जो होती है माता और पिता के गुणसूत्रों के द्वारा प्रतिरूप होती है। इनकी संख्या जो होती है सो 22 जोड़ी होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि यानी कि गुणसूत्र का संख्या जो होती है सो कितना जोड़ी होती है, तो 22 जोड़ी। तो परंतु एक उग्म होता है जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो यहाँ गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो 22 जोड़ी होती है यानी कि 44 गुणसूत्र होती है। लेकिन एक क्या होती है, एक जोड़ा जो होती है सो युग जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो कभी भी पूर्ण जोड़े में नहीं होती है। तो स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण उगम होता है, स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण उगम होता है तथा दोनों X कहलाते हैं। ये जो होती है ना XX वो दोनों X कहलाते हैं। ये गुणसूत्र जो होते हैं स्त्री में पाई जाती है यानी कि फीमेल में पाई जाती है, और XY जो होती है इसे मेल में पाई जाती है। जिसमें से एक यहाँ पे देखते हैं कि गुणसूत्र समान आकार का जो होती है समान आकार का X होता है तथा दूसरा गुणसूत्र जो से छोटा होता है जिसे वायु गुणसूत्र कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है X गुणसूत्र और वायु गुणसूत्र में से छोटा कौन सा है, तो वायु गुणसूत्र जो है सो छोटा है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। स्त्रियों में XX गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। तो ये पुरुष में यानी कि मेल में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, XY पाया जाता है, और फीमेल में XX गुणसूत्र पाया जाता है। तो क्या होती है जब XX गुणसूत्र इसमें पाई जाती है और XY गुणसूत्र जो से मादा फीमेल में पाई जाती है, तो पूछा जाता है कि टोटल गुणसूत्र के संख्या जो होती है सो 46 गुणसूत्र होता है। और पूछा जाएगा कि जोड़ी में 23 जोड़ी। लेकिन यदि पूछेगा कि गुणसूत्र की यानी कि पूछेगा कि गुणसूत्र पिता के गुणसूत्रों की प्रतिरूप होती है, इनकी संख्या जो होती है सो कितना होती है 22 होती है। तो गुणसूत्र पूछेगा तो कितना होती है 22 होती है, यानी 22 जोड़ी होती है, 44 गुणसूत्र होती है। और एक होता है पुरुष में XY और महिला में होता है XX। तो टोटल कितना पाई जाती है 23 जोड़ी यानी कि 23 जोड़ी पाई जाती है और 46 गुणसूत्र इस प्रकार से पाई जाती है। तो जब देखते हैं जब मेल और फीमेल क्या करती है, जब मेल और फीमेल जब आपस में संभोग करती है यानी कि जब मेल और फीमेल जब आपस में संभोग करती है तो उसमें से यदि मेल का गुणसूत्र जैसे मेल का गुणसूत्र यदि X जाता है और फीमेल का गुणसूत्र जब X ही जाता है, तो दोनों का गुणसूत्र जब XX मिल जाता है तब यहाँ संभव होती है लड़की का पैदा होना। यानी लड़की का पैदा होना DNA टेस्ट कराता है। तो कैसे कराता है, तो जब दोनों गुणसूत्र XX आ जाता है तब लड़की पैदा होती है। लेकिन जब मेल से गुणसूत्र Y जाता है और फीमेल माता से गुणसूत्र जो से X मिलता है, तो जब दोनों गुणसूत्र यहाँ पे आ जाती है XY, तो क्या पैदा तब लड़का पैदा होता है। क्या पैदा होता है, तब लड़का पैदा होता है। और XX आती है तब लड़की पैदा होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो से एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। तो आनुवांशिकी का जनक जो कहते हैं सो ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है।
तो ग्रेगर जॉन मंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। या पूछेगा क्वेश्चन कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। सबसे पहले क्या किया था इसने, आनुवांशिकी के नियमों की खोज की थी और किसके सहायता से की थी, तो मटर के पौधे से की सहायता से की थी। तो क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पूछ सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ क्या पूछ सकता है कि किसके सहायता से की थी, तो मटर की पौधे की सहायता से की थी। और मटर के पौधे को क्यों चुना, मटर का पौधे को क्यों चुना गया था, क्योंकि उसका जीवन काल जो होती है सो छोटी होती है। जीवन काल कितना होती है, यानी 3 महीना का जीवन काल होती है। इसीलिए इस पौधे का यानी कि मटर का पौधे का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। समान मानव कोशिका में कितना गुणसूत्र होती है, तो 46 गुणसूत्र होती है, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होती है सो समान मानव कोशिका में होती है। जबकि जनन कोशिका में कितने होती है, तो जनन कोशिका में जो गुणसूत्र होती है वो कितनी होती है, तो 23 गुणसूत्र होती है, जो कि पीछे डिस्कस किए हैं कि समान मानव कोशिका में कितना गुणसूत्र होता है, 46 गुणसूत्र होता है। और जबकि जनन कोशिका में कितना गुणसूत्र होता है, तो जनन कोशिका में गुणसूत्र जो होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पे देखते हैं। 929 नंबर का, समान मानव कोशिका में गुणसूत्र का संख्या 46 होती है, जबकि जनन कोशिका में कितनी होती है, तो जनन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जो होती है सो कितना होती है, तो वहाँ तो भी क्या होती है, वहाँ जो होती है सो क्या होती है, तो वहाँ भी 46 होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, 46 होना चाहिए। तो 46 होना चाहिए, तो यहाँ क्या पे दिए गए, यहाँ जोड़ी में लिख दिया गया है। किस में लिख दिया गया, जोड़ी में। तो 23 गुणसूत्र, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, यहाँ की चर्चा करते हैं कि मानव कोशिका में कितना होती है, 46 गुणसूत्र होती है, जबकि जनन कोशिका में 23 होता है। जनन कोशिका में कितना होती है, 23 होता है। जैसे कि गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं, और हमारे आनुवांशिक इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति वाहक कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समान मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो वो 46 गुणसूत्र होती है। लेकिन जनन कोशिका में कितना गुणसूत्र होता है, तो जनन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जो होती है सो 23 होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगी यहाँ पे सो बी सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1930 नंबर का। 1930 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। तो जीन के बारे में बताया गया है और बोल रहा है कौन सा ऑप्शन जो है सो जीन के बारे में गलत बता रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं जीन का लक्षण में गलत कौन बता रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करता है। क्या बोलता है, यह प्रोटीन को उत्पादन करके लक्षण को नियंत्रित करता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जीन का काम क्या होती है, माता पिता जैसे तो उसको लक्षणों को प्रकट करना बच्चे में। ये डीएनए का खंड है, तो जीन जो है बिल्कुल डीएनए का खंड है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक बीन सेट होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो होता है सो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्यक्ति का लिंग निर्धारण जो होती है सो किस पर होती है। तो व्यक्ति का लिंग निर्धारण जो होती है सो शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र पर होती है। किस पर होती है, शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र पर होती है, जो किस पर निर्भर करती है, पुरुष के गुणसूत्र पर, यानी कि मेल के गुणसूत्र पर जो होती है ना सो लिंग निर्धारण होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 1932 नंबर का। तो 1932 नंबर क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे
कि व्यक्ति के लिंग का निर्धारण जो होती है सो शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र द्वारा होती है, लेकिन मानव लिंग निर्धारण के लिए जो होती है सो एक्स वाई वाई गुणसूत्रों का अनुसरण करता है। पुरुष में गुणसूत्र जो होती है सो पुरुष में गुणसूत्र जो होती है सो एक्स वाई दोनों होती है, जबकि फीमेल में गुणसूत्र जो होती है सो ओनली एक्स और एक्स होती है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया है और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित चित्र एकल जीव की प्रजनन क्रिया, ये जो है सो एकल जीव का प्रजनन क्रिया है। क्या है? एकल जीव का प्रजनन क्रिया है और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है, यानी कि भिन्नताओं अलग अलग वाला एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस अंतर को हम लोग डीएनए प्रतिरूपण में रीटियाँ यानी कि गलतियाँ निकालते हैं। किस में निकालते हैं? डीएनए प्रतिरूपण में रीटियाँ निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सो ये नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वंशागति के नियम को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे का मुख्य कारण जो था वो क्या था? तो उसका कारण जो था, उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं कि वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे का मुख्य कारण जो रहा वो क्या रहा था? तो उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। क्या किया था? ये अपने संस्करण में केवल एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है। तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी जो होती है वो क्या होती है? तो एलोसोमस होती है। क्या होती है? लिंग निर्धारण के लिए क्या उत्तरदायी होती है? एलोसोमस होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं एलोसोम्स के बारे में। तो एलोसोम्स जो है मानव सेक्स क्रोमोसोम जो होती है, मानव सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम की एक विशिष्ट जोड़ी है। तो मानव सेक्स जो क्रोमोसोम होती है ना, सो क्या होती है? एलोसोम की एक विशिष्ट जोड़ी होती है जो समान ऑटोसोम रूप से आकार या व्यवहार में भिन्न होता है। तो मनुष्य में गुणसूत्र का संख्या जो होती है सो 46 गुणसूत्र होती है और कितना जोड़े होती है? तो 23 जोड़े होती है। इनमें से 22 जोड़ी को ऑटोसोमस कहते हैं, जबकि 23वां जोड़ा यदि एक्स और वाई है जिसे हम लोग एलोसोमस कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में गुणसूत्र का संख्या जो होती है सो कितना होती है? 46 गुणसूत्र होती है और जोड़े में पूछे तो 23 जोड़ी होती है, लेकिन इनमें से 22 जोड़ी जो होती है सो 22 जोड़ी को हम लोग ऑटोसोमस कहते हैं, जबकि 23वां जोड़ा जो होती है एक्स वाई जो होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एलोसोमस कहते हैं। यही जोड़ा मनुष्य में लिंग निर्धारण का कार्य करता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है? तो यही करता है, यानी कि एक्स वाई जो होती है लिंग निर्धारण का कार्य करता है। इसे को हम लोग एलोसोमस कहते हैं। तो सामान्य रूप से गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 46 होती है। कितना होती है? 46 होती है, 23 जोड़े होती है। और फीमेल में पूछेगा तो फीमेल में जैसे ये तो बिल्कुल है ना, मेल रहे या फीमेल रहे दोनों के लिए समान ही होता है। 46 गुणसूत्र होता है जो कि 23 जोड़े होती है। 22 जोड़ी जो होती है, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र पाया जाता है ना, उसी को हम लोग ऑटोसोमस कहते हैं। लेकिन जो मानव का जो मेल का गुणसूत्र जो होता है एक्स वाई जो लिंग निर्धारण पर निर्भर करती है, उसे हम लोग एलोसोमस कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज डैश पद्धति द्वारा प्राप्त किया। तो मेंडल ने जो F1 पीढ़ी के पौधे से जो F2 वंशज
पद्धति जो प्राप्त किया है वो किसके द्वारा किया है, तो स्व परागण कराकर F2 वंशज प्राप्त किया था। किसने किया था, मेंडल ने किया था। इस प्रकार से देखते हैं कि आनुवांशिकी का जनक इसलिए तो ग्रेगरी जोंडल को माना जाता है। और मटर का पौधे का प्रयोग किया था जब उसने क्या किया था, F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज स्वपरागण पद्धति के द्वारा प्राप्त किया था। जैसे कि शुद्ध लंबा जो होती है, यानी कि शुद्ध लंबा पौधा जो होती है सो टीटी है, और बोना पौधा जो है स्मॉल टी है। जब इन दोनों को यानी कि क्रॉस कराया गया, यानी कि मिलाया गया, यानी कि स्वपरागण कराया गया, एक टी और एक टी, तो दोनों मिलकर क्या F1 यानी कि प्रथम पीढ़ी। यहाँ पे देखते हैं F1 जो होती है F1 पीढ़ी का पौधा का स्वपरागण करने पर, क्या करने पर, स्वपरागण करने पर, जैसे कि टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, स्मॉल टी कैपिटल टी हो गया। इस प्रकार से द्वितीय पीढ़ी यानी कि F2 का पीढ़ी का प्राप्त हुआ। और F2 पीढ़ी का अनुपात जो होती है, जीनोटाइप जो होती है, यहाँ कितना प्राप्त हुई, 1:2:1 प्राप्त हुआ। लेकिन F2 पीढ़ी का जो फिनोटाइप जो हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, तो 3:1 प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की प्रजनन अधिक विविधता ला सकती है, तो लैंगिक प्रकार की प्रजनन अधिक विविधता ला सकती है। आनुवांशिक गुणों के वाहक है, तो आनुवांशिक गुणों का वाहक जो है सो कौन सा है, वो डीएनए है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा से ए के साथ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं। तो जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाए जाने वाली तंतुनुमा जो होती है अणु को डीऑक्सीराइबो और न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसमें आनुवांशिक कूट निबद्ध रहता है। इसके अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 556 गोल हरे यानी कि गोल है और हरे और सिकुड़ जो है पीले बीजों का हाइब्रिड क्रॉस में कितना डैश बीज गोल और पीले होते हैं। तो 556, मान लो कि 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितना होती है, तो 315 होती है। कितना होती है, 300 हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो उसमें 315 बीज जो होती है गोल और पीले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो F2 का पीढ़ी का पौधे का फिनोटाइप जो प्राप्त हुआ था सो 9:3:3:1 प्राप्त हुआ था। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि F2 जनरेशन में फिनोटिपिक अनुपात जो प्राप्त हुआ था वो कितना प्राप्त हुआ था, तो 9:3:1 प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग 1939 नंबर तक कंप्लीट किए। अब देख लेते हैं 1940 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो एलील किसके कहते हैं, तो एलील जो होता है वो क्या होता है, तो जीन का एक वैकल्पिक रूप को हम लोग एलील कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।